बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं महविश मुमताज बेग। एक ही परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। जी हाँ नाजरीन, मैं इस वक्त बात कर रही हूँ वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुरबर खान और उनकी पूरी काबिना इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज के खिलाफ एक हैं। अपनी पर्क एंड प्रिविलेजेस और साथ ही अपने जाती मफादात और प्रोटोकॉल्स के लिए अब ये सब एक है और एक ही मैदान में एक ही टेबल पे बैठे हुए हमें नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ गुलबर साहब की काबीना बल्कि हमें ऑपोजिशन भी इस सीट पे एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ लिए हुए अब जाती मफादात की खातिर, अपने पर्क एंड प्रिविलेजेस की खातिर, अपने प्रोटोकॉल्स की खातिर साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब ये सब इकट्ठे हो गए नाजरीन के, बल्कि आपको बताते चलें कि ये इकट्ठे क्यों हुए हैं। ये इकट्ठे असूली तौर पर तो अपने जाती मफादात के लिए हुए हैं। हालांकि यही पूरी की पूरी जो इस वक्त असेंबली फ्लोर पे अवामी नुमाइंदे हमें जो नजर आ रहे हैं, कभी अवामी मफादात के लिए एक टेबल पर बैठे हमें नजर नहीं आए। ये लोग लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर साथ एक ही टेबल के ऊपर बैठे हमें नजर नहीं आए। यही तमाम तर अवामी और सियासी नुमाइंदे जो कि असेंबली फ्लोर पर इस वक्त एक दूसरे के साथ बैठे नजर आते हैं, यही लोग ग्रीन टूरिज्म के ऊपर हमें साथ बैठे हुए नजर नहीं आए। यही अवामी नुमाइंदे हैं और मैं कहूंगी सो कोल्ड अवामी नुमाइंदे हैं, हमें मिनरल बिल्स के ऊपर साथ बैठे हुए नजर नहीं आए। हमें ये लोग रेवेन्यू अथॉरिटी बिल के ऊपर साथ बैठे नजर नहीं आए। गुवाड़ी प्रोजेक्ट हो गया, नलतर प्रोजेक्ट हो गया, या यूं कह लें कि स्टेट सब्जेक्ट रूल के ऊपर ये लोग हमें एक ही नशिस्त के ऊपर, एक ही टेबल के ऊपर नेगोशिएशन करते हुए नजर नहीं आए। हाँ, ये लोग बैठे तब हमें नजर आए जब बात आई इनकी एक महीने की मुराद की, जब बात आई इनकी एक महीने के प्रोटोकॉल्स की, उन गाड़ियों की, उन गनमेंट्स की, और वो जो एक इनका शयान शान अंदाज में इनकी मुराद होती है, उस एक महीने के लिए हमें ये लोग साथ बैठे नजर आए नाज़रीन। अब यहाँ से अवाम को भी कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया है कि आया ये जो मौजूदा असेंबली फ्लोर पर अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं, ये वाकई अवामी नुमाइंदे हैं भी या नहीं है। क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है गुलबर साहब की टीम और ऑपोजिशन समेत। साथ ही इन लोगों को अब अवामी गद्दार के लफ्ज से मुखातिब किया जा रहा है। वजह क्या रही नाज़रीन? वजह है इलेक्शन कमीशन का बरवक्त इकदाम, शफाफ इंतखाबात की आईनी जमानत। बताते चले आपको कि गिलगित बल्तिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने का फैसला कर लिया गया है। तमाम तर जो इनके पास इख्तियारात थे अब मुंजमद हो गए हैं और ये बाकायदा आईन और कानून के मातहत किया गया फैसला है। नोटिफिकेशन जो जारी हो चुका है इसके ऊपर है। गुलबर खान साहब और इनकी टीम ऑपोजिशन समेत एक टेबल पर बैठ चुकी है और इनका कहना अब यह है कि राजा शहबाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान, उनके खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की जाएगी जिसमें एक गुजारिश किया जाएगा कि ये एक महीने की जो मुद्दत में कमी की गई है इसको बहाल किया जाए, क्योंकि इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। एक महीने की तनख्वाह छोड़ें तो क्यों छोड़ें हम नाज़रीन, ये एक महीने की तनख्वाहें मुराद बड़ी अहमियत का हामिल इस वक्त बनी जा रही हैं, क्योंकि यही एक आखिरी महीना ही तो था जिसमें ये तमाम असेंबली के मेंबरान जो कि अपने ही हलकों में बड़े अवामी नुमाइंदा होने का दावा करते हैं, इन्होंने केटू सर करके दिखाना था। इन्होंने अवामी मफादात के खातिर जो जिम्मेदारियां थी जो उनकी कंधों पे लटकाई गई थी, जब इन्होंने हल्फ लिया तो वो आखिरी महीने में ही जाके तो झंडे गाड़ने थे इन्होंने। यही वो आखिरी महीना है जिसमें इन्होंने शायद केटू की बजाय माउंट एवरेस्ट को भी सर करके दिखाना था। तो ये आखिरी महीने की मुराद, आखिरी महीने की तनख्वाहें और आखिरी महीने की जो कुर्सी पे बैठने का एक नशा और लत होती है, इसको क्यों छोड़ें? ये अब कहा जा रहा है कि ये आईनों कानून के एक तो खिलाफ भी है और कहीं ना कहीं कुछ वुज़रा तस्लीम कर रहे हैं कि ये आईनों कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं है, लेकिन ये हमारा आईनी हक है कि हमें ये आखिरी महीना भी दिया जाए। चूंकि 20 नवंबर को ये तमाम इख्तियारात हमसे ले लिए जाने हैं, तब आप ले लें, हमें कोई एतराज नहीं होगा। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 के आर्टिकल 91(4) में वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन को ये तमाम तर इख्तियारात दिए गए हैं कि इलेक्शन से कब्ल अज वक्त जो निगरान सेटअप होता है उससे कब्ल अज वक्त जो है ये तमाम इख्तियारात मुंजमद किए जा सकते हैं। साथ ही इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 4 कमीशन के इख्तियारात को बयान करती है। साथ ही अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं
इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 10 भी इलेक्शन कमीशन को ये ताकत देता है कि वो इंतखाबात से कबल ये तमाम तर जो इंतजामी और हिफाजती इकदाम हैं वो करें। और इसी एक्ट 2017 की दफा 10 के तहत इलेक्शन कमीशन को वही इख्तियारात हासिल है जो अदालत आलिया को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुकदमात में हासिल होते हैं। साथ ही नाजरीन, दिलचस्प बात अब ये भी है कि 2020 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान भी ये इक़दाम इख्तियार किया गया था। तो अगर तो तब ये काबिल तस्लीम था और ये हक बजानिब था, तो फिर आज क्या मुश्किल आ रही है, आज क्या प्रॉब्लम है हमारे सो कोल्ड जो इस वक्त असेंबली फ्लोर पर मौजूद नुमाइंदे हैं, आज इनकी जुबानें खुल रही है नाजरीन। एक महीने की तनख्वाह के लिए, एक महीने की मुराद के लिए आज इनको होश आया है। ये जो हमारे सियासी नुमाइंदे जो कोमे में पड़े हुए थे अब तक, जो इनका टन्योर गुजरा है जिसमें इन्होंने असेंबली फ्लोर के ऊपर लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर बात नहीं की, ग्रीन टूरिज्म को चलने दिया, साथ ही मिनरल्स बिल्स के ऊपर इन्होंने जो है वो इकदाम करके दिखा दिए, हुकूमत का साथ देके दिखा दिया। रेवेन्यू अथॉरिटी बिल जो कि एक शराब का कहा भी गया था कि शराब के पेपर के ऊपर भी हमारे लोगों ने दस्तखत किए हैं। तो ये तमाम तर मामलात में नाज़रीन अवामी मफादात तो खैर हमें नजर नहीं आया। अभी इस एक महीने की अहमियत और अफादियत क्या है, हम लाइन वाइज चलते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं यहाँ पर काजिम मीसम साहब। नाज़रीन, काजिम मीसम साहब इस वक्त क्या फरमा रहे हैं? खैर अपोजिशन लीडर है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली के। इससे पहले इनके पास एक जो है वो मिनिस्ट्री भी रही थी और वो मिनिस्ट्री इनके पास एग्रीकल्चर की थी। आया सवाल इनसे अगर ये करें कि भाई आपने अपने दौरे हुकूमत में जब आपके पास इख्तियारात थे, जब आपके पास मिनिस्ट्री की यानी कि वजारत की कुर्सी मौजूद थी, तो फिर आपने कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया कि आज आप अपोजिशन में बैठकर मौजूदा हुकूमत के ऊपर आप बरस भी रहे हैं, आप इलॉजिकल बातें भी कर रहे हैं। उस वक्त नाज़रीन याद दिलाती चलूं सबको कि उस वक्त के वजीर आला खालिद खुर्शीद साहब ने सवालात खड़े किए थे मिनिस्टर के ऊपर और इनकी टीम के ऊपर। काजिम मीसम साहब उस वक्त जवाब नहीं दे पाए थे। हालांकि ये भी कहा गया था कि आपसे काम नहीं हो तो आप इस मिनिस्ट्री को छोड़ें और आप जाएं कोई और देख लें। लेकिन चूंकि MWM के ये है सीट पर आए, आगाली के अलावा अभी भी नाज़रीन इनकी अपनी पोजीशन के ऊपर सवालात खड़े होते हैं। काजिम मीसम साहब ने क्या कहा कि असूली तौर पर हम इस हुकूमत के मुखालिफ थे, अब हम असूली तौर पर इनके साथ खड़े हैं। आया सवाल ये है कि वो कौन से असूल हैं काजिम मीसम साहब कि जिनकी बिहाफ पर आप इनके खिलाफ थे और आज उन्हीं के बिहाफ पर आप इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। इसी हुकूमत को जिसको आप कहते थे कि इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो जब ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट हुई तो फिर आप ऑपोजिशन की कुर्सी के ऊपर क्यों तशरीफ फरमा है? आप क्यों इस्तीफा आपने नहीं दे दिया कि भाई जो ये नाजायज हुकूमत है, इस नाजायज हुकूमत के साथ तो मैं कतई नहीं बैठूंगा, क्योंकि हम तो जिम्मेदार लोग हैं, हम तो जो है वो लेजिटिमेसी को बयान करते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। तो आपने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, आपने इस्तीफा नहीं दिया, आपने ये नहीं कहा कि ये हुकूमत इलेजिटिमेट है, नाजायज हुकूमत है, सो इनके तो सामने बैठना नहीं होगा, क्योंकि आपने नहीं कहा उस वक्त। अभी आप ये फरमा रहे हैं कि इलेजिटिमेट गवर्नमेंट थी, क्या अभी नहीं है? और थी से क्या मुराद और है से क्या मुराद आवाम समझती है, क्योंकि इसी 5 साल के अंदर ही काजिम मीसम साहब, आप चाहे आप वजारत की कुर्सी पर हो, चाहे आप ऑपोजिशन की कुर्सी पर हो, लैंड रिफॉर्म्स बिल वो अपने अंजाम को पाया, साथ ही ग्रीन टूरिज्म वो अपने अंजाम को पाया, मिनरल्स बिल अपने अंजाम को पाया, रेवेन्यू अथॉरिटी बिल अपने अंजाम को पाया। तो फिर अगर आप ऑपोजिशन में होते हुए अगर आपका ये दावा था, अगर आपका ये नारा था कि मैंने इस हुकूमत को चलने नहीं देना और जितने बिल्स आएंगे हम इसकी मुखालफत करेंगे और आवामी मफादात के मातहत हम इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे, तो काजिम मीसम साहब आपको याद दिलाते चले कि आपने हर मोड़ पर, हर वक्त पर इस हुकूमत का साथ दिया है। अगरचे आपकी जुबानी ये हुकूमत इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, तमाम बिल्स पास करने में आपने इनका साथ दिया है। वो अलग बात है कि आपने असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर आवाम को खुश करने के लिए और थोड़ा सा ये बताने के लिए, देखें कि मैं ऑपोजिशन की कुर्सी चूंकि डिजर्व करता था तो मैं यहाँ मौजूद हूँ करके, आपने असेंबली फ्लोर में गालम गलोच भी शुरू कर दिया। यानी कि आप ग्रीन टूरिज्म के ऊपर जो के अपने तकरीबन अपने अख्ताम को पहुंचा है और इसके लिए भी आप लोगों की रजामंदी शामिल थी। अगर आप में हिम्मत होती और अगर आप एक ऑपोजिशन लीडर होते तो फिर आप इस इक़दाम को रोक कर दिखाते। अगर आपके पास अवामी ताकत होती, अवामी मफादात के तहत आप चलना पसंद करते, तो फिर आप टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म को गिलगित बल्तिस्तान में आने ही ना देते। तमाशाई आप बने रहे और पीठ पीछे आप हुकूमत के साथी भी बने रहे और अब जाके आप ग्रीन टूरिज्म के ऊपर आप गालम गलोच कर रहे हो।
आप बगैरत जैसे अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं, आप कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी आप बैठे हुए हैं असेंबली फ्लोर के अंदर। हर सेनेट में, कौमी असेंबली में काजिम इस्म साहब माजरत के साथ हम भी जाते हैं, हम भी वहां के अपोजिशन को देखते हैं, अपोजिशन लीडरान को देखते हैं, हम भी वहां पर चूंकि जो हुकूमती काबीना में मौजूद वुज़रा है उनकी भी तकारीर सुनते हैं। लेकिन उस फ्लोर पर बैठ कर आप इस नहज पे आप पहुंच जाते हो कि गालम गलोज आपने अरूज पे चढ़ा दिया कि मुझे अवामी हलकों से मुझे पजीराई मिलेगी। काजिम इस्म साहब, यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आप अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हो तो फिर आप किस हद तक पढ़े लिखे हो। आपके असेंबली के अंदर खड़े रह के जावेद मनवा भी खिताब करता है, वो भी तकरीर करता है, और उनकी तकरीर और आपकी तकरीर में आसमान जमीन का फर्क नजर आता है। इसी असेंबली फ्लोर पे आवाम की नुमाइंदगी करते हुए नवाज खान नाजी भी मौजूदा हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देता है, तो उनके तकारीर और आपकी तकरीर में भी फर्क वाजिया नजर आ रहा है। ग्रीन टूरिज्म के ऊपर एतराजात थे पंजाबियों को, तब आपने अगर कुत्ता बोलना था, तब अगर आपने ये एब्सर्ड वर्ड्स उनके लिए इस्तेमाल करने थे, तो फिर सबसे पहले तो आपको ये स्टेट सब्जेक्ट रूल के ऊपर काम करना चाहिए था। 5 साल आप असेंबली के अंदर मौजूद रहे, क्यों आप खामोशी का रोजा रख के बैठे रहे? यहाँ पंजाब में तो गिलगित बल्तिस्तान से हर बंदा आके अपना सरमायाकारी कर सकता है, यहाँ पर बिजनेस कर सकता है, यहाँ होटल चला सकता है। इसी तरह से यहाँ से पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, पठान हो, वो उठ के आपके इलाके में भी काम कर सकता है। वजह क्या है? आपके इलाके में स्टेट सब्जेक्ट रूल का मसला है। अगर तो आप असेंबली में आते, साथ ही अवामी मुफादात के तहत काम करते, तो सबसे पहले स्टेट सब्जेक्ट रूल के ऊपर एक्शन लेते। और जैसे आजाद जम्मू कश्मीर में स्टेट सब्जेक्ट रूल बहाल है और वहां पर मकामी लोगों के अलावा कोई भी जमीन खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता आपस में, तो यही रूल आपके इलाके में भी लागू होता। तो अब आप किसको ब्लेम कर रहे हैं? अब आप किसको गालियां दे रहे हैं कि भाई तुम लोग होते कौन हो? नाजरीन, मैं तो कहती आई हूं कि काजिम इस्म साहब सियासत पे सियासत नहीं करते हैं, सियासत पे मुनाफिकत करते हैं। और काजिम इस्म साहब को जो ये कुर्सी मिली है, ये मरहून मिन्नत है आगा रिजवी साहब की, आगा अली रिजवी साहब की मरहून मिन्नत दी गई ये कुर्सी है, और जिसकी कम से कम अहमियत को जानना चाहिए काजिम इस्म साहब को कि कल को वोट इनको आगा अली रिजवी साहब के नाम पर मिलना है, MWM के नाम पर मिलना है। और कम से कम जब ये बैठे हैं, जिन जिन चीजों के खिलाफ इन्होंने बात की है, वो जब उनका मौका आया है तो वो उसके हामी नजर आए हैं। क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स के बगैर तो बात ही नहीं करते। या तो काजिम इस्म साहब ये डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, आपने पहले कोई और जुमले इस्तेमाल किए, या आपका कोई और मौकफ रहा होगा, वो हम तक इन कागजों की सूरत में पहुंचे हैं, और उसके बाद अभी आप कुछ और बात कर रहे हैं, तो वो भी हमें इन्हीं कागजों के तहत पहुंचा है। तो फैसला आप कर लें कि आप वाकई अवामी मफादात के तहत बात करते हैं या जाती मफादात के लिए हद हर पार करना जानते हैं आप। और इस वक्त चलें राजा शहबाज साहब से दरख्वास्त भी ये करते हैं कि काजिम इस्म साहब अपोजिशन लीडर हैं, 1 माह की तनख्वाह इनको दे दी जाए, 1 महीने की इनको मोहलत दे दी जाए। ये केटू सर करके आएंगे, ये गिलगित बल्तिस्तान को आईनी सूबा बना के दिखाएंगे, ये लैंड रिफॉर्म्स बिल के ऊपर एक्शन लेके दिखाएंगे, ये ग्रीन टूरिज्म का खात्मा करके दिखाएंगे, ये मिनरल्स बिल का खात्मा करके दिखाएंगे, साथ ही ये रेवेन्यू अथॉरिटी बिल में मकामी लोगों को उनकी हकूक दिला के दिखाएंगे। वाड़ी प्रोजेक्ट, नलतर प्रोजेक्ट और जितने मेगा प्रोजेक्ट इस वक्त हैं, वो तमाम तर बहाल करके दिखाएंगे अवाम को। और अपने पर्स एंड प्रिविलेजेस का तो जिक्र ही नहीं किया काजिम इस्म साहब ने। तो ये जरा चीजें हम रखते हैं इस वक्त राजा शहबाज साहब के आगे के 1 महीने की मोहलत दें। जो पीछे 4-5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, वो आखिरी 1 महीने में ये करके दिखाएंगे। इसी के साथ नाज़रीन हम आगे बढ़ते हैं। शम्स लोन साहब, शम्स लोन साहब भी हुकूमती सतह पर हुकूमत के नुमाइंदे रहे, हुकूमती काबीना में मौजूद रहे, असेंबली फ्लोर पर एक कुर्सी उनकी, एक नशिस्त मौजूद थी। आज वो अपनी हुकूमत पे बरस रहे हैं, आज वो अपनी हुकूमत पे इस तरह से बरस रहे हैं नाज़रीन कि उन्हीं का स्टेटमेंट है कि अब सहाफियों के हाथों हम जलील हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के हाथों हम जलील हो रहे हैं। आखिर ये हुकूमत अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करती और कैसे, ऑल एंड दैट ये अपने असेंबली फ्लोर पे इन्होंने फरमाया है। शम्स लोन साहब, अगर ये हुकूमत इतनी ही बेअख्तियार थी तो आप इनके साथ तशरीफ क्यों फरमाएं? आपके तो इख्तियारात हैं, आपके पास तो पावर है, आपके पास तो जिगरा है, तो फिर आप इस लाचार और बेसाखियों पर सवार हुकूमत के साथ क्यों तशरीफ फरमाएं? चलिए, इस हुकूमत के पास पावर नहीं है तो फिर इस हुकूमत को तो जल्द अज जल्द खत्म होना चाहिए। एक आखिरी 1 महीने के लिए आप क्यों फरियाद कर रहे हैं? इस हुकूमत का साथ क्यों दे रहे हैं? शम्स लोन साहब, कितने चेहरे हैं आपके जो आवाम को
वक्त दर वक्त दिखना पड़ेगा। ये जरा अगर आवाम को बता देते तो फिर उनके लिए ज्यादा सहूलत पहुंच जाती कि शम्स लोन साहब जो है वो जो अवाम दुश्मन बिल्स होते हैं उसके ऊपर भी हुकूमत का साथ देते हैं और किसी धरने में जाके कहते हैं कि हम तो अवामी खादिम हैं, अवामी नुमाइंदे हैं। तो ये तमाम तर जुबान सियासत में तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन शम्स लोन साहब आपका इलाका बहुत खूबसूरत है, गिलगित बल्तिस्तान, वहां पे लीडर की जरूरत है, वहां पर मुनाफों की ऑलरेडी असेंबली में भरमार लगी हुई है और अब तो शायद वो बिकना भी शुरू हो जाए, सेल आउट होना शुरू हो जाए, क्योंकि अगले इंतखाबात की तैयारी करनी है। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। अमजद जैदी साहब हैं, वो ग्रीन टूरिज्म के खिलाफ पहली दफा तो मैंने उनको सुना है, सीधी सी बात है नाज़रीन, पहली दफा उनके कपकपाते हुए आवाज में उन्होंने ग्रीन टूरिज्म के खिलाफ बोला है और वो एक्शन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर बताते चले अमजद जैदी साहब, ये इतना अरसा आप कहाँ गायब थे? क्योंकि इतना अरसा जो खामोश रहता है, जो अपनी आंखें बंद करके बैठा रहता है और जिसको अता पता नहीं होता कि हालत हाजरा क्या है, तो कहा जाता है कि वो शख्स शायद तो कोमे में है। सियासी तौर पर आप कोमे में तो नहीं थे। ग्रीन टूरिज्म अब तो नाफिजुल अमल हो चुका है। आपके गिलगित बल्तिस्तान के तमाम आप देख लें जो सरकारी गेस्ट हाउसेस थे वो अभी किसके पास है? हुकूमत के पास है या ग्रीन टूरिज्म के जिम्मेदारान के पास है? इस वक्त वो फंक्शनल हो चुके हैं या नॉन फंक्शनल है? आज आप उठ के बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ बांध के आप कह रहे हैं कि जी ग्रीन टूरिज्म के खिलाफ हम खड़े हो रहे हैं और आप अपने वो भी अपने सेक्टर से पूछ के आ गया, चूंकि वहां पर स्पीकर साहब ने भी, एडवोकेट नजीर साहब ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, इसके ऊपर क्या करना चाह रहे हैं, तफसीलन बताएं। तो आगे से अमजद जैदी साहब कहते हैं कि मैं अपने सेक्टर से पूछ के बताऊंगा। तो आज तक आपने सब चीजें पूछ के ही कही है, अपने पीएस तक से भी आपने पूछ के ही तमाम तर मनाइल तय की है, क्योंकि अगर आप लीडर होते तो आप पूछते नहीं, आप बताते, आप हुक्म जारी करते। और कम से कम बल्तिस्तान जो कि आपका रीजन है, वहां पर एक अवामी लीडर की मकबूलियत में इजाफा होता है कि हाँ अवामी लीडर हैं तो ये खसूसियात हैं, बल्कि आप तो पूछ कर बताने वालों में से हैं। अभी एक महीने के अंदर किससे पूछ के बताएंगे आप? एक महीने के अंदर अपनी तनख्वाहों के लिए क्या स्ट्रैटेजी और क्या चालबाजियां करनी है, ये आप किससे पूछेंगे? आपका सेक्रेटरी तो आपको बताने से रहा। अमजद जैदी साहब आप पूछे नहीं, आप पूछ के ना बताएं, आप कम से कम अपने काम बता दें जो कि आपने किए हैं। अगर किए हैं तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट खरमग नाजरीन, जिसकी हालतें जार, जिसके रोड्स देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, जहां पर तालीमी मयार देख लें, जहां पर वहां के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके देख लें, तो अमजद जैदी का नाम के आगे सिफर लगता है परफॉर्मेंस के लिहाज से। दो कैंडिडेट्स इस वक्त जिला खरमंग से असेंबली फ्लोर पर मौजूद है। एक के सर पे अमामा है और दूसरे की जुबान पे जो है वो अहादीस जारी होती है, लेकिन काम के ऊपर आए तो दोनों के काम के आगे सिफर लगा दिया जाता है। नाज़रीन मैं बात कर रही हूँ अमजद जैदी साहब के हवाले से और शेख अकबर रजाई साहब के हवाले से। अमामा पहन लिया, अबा कबा पहन लिया, बिस्मिल्लाह करके निकल तो गए, लेकिन जब काम के हवाले से परफॉर्मेंस सिफर नजर आ रही है। बदकिस्मती नहीं है जिला खरमंग के अवाम के लिए, और रोड्स तक तो आप लोगों से बने नहीं। ये 5 साल का टर्न्योर, जैदी साहब कभी स्पीकर रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, अभी मिनिस्ट्री दी गई है और सीनियर मिनिस्ट्री इनको दी गई है। लेकिन ये वही बात है नाज़रीन, जब जाती मफादात के ऊपर काम करना हो तो आवाम का कौन सोचता है? और स्पेशली जब कुछ इलाकों में वोट्स खरीद लिए जाने हो, वोट्स के लिए आवाम को बेवकूफ बना लिए जाने हो, जब वोट्स के नाम पे आवाम की सिर्फ हमदर्दियां बटोरने के लिए उनके दरवाजे पर, उनके दहलीज पर मौजूद हो, तो फिर वोट की अहमियत कहाँ रहती है? दो कैंडिडेट्स इस वक्त शेख अकबर रजाई साहब और अमजद जैदी साहब अपने इलाके में काम के लिए नहीं पहचाने जा रहे। इस वक्त हुकूमत के साथ, हुकूमत चूंकि कैबिनेट का हिस्सा है, तशरीफ फरमा है और 1 महीने की मोहलत के लिए ये तड़प रहे हैं और कहा जा रहा है कि 1 महीना हमसे नहीं छिनना चाहिए। हो सकता है कि खरमंग को ये लोग चमका दें और 1 महीने के अंदर ही ऐसी तब्दीली आए कि वहां के लोग खुद भी हैरान रह जाए कि ये हमारा जिला है ये नहीं है। 1 महीने में क्या उखाड़ लेना है आपने शेख अकबर रजाई साहब? 1 महीने के अंदर आप सिर्फ अपने अबा कबा का डिजाइन तब्दील कर सकते हैं, उसकी रंगत चेंज कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए तो आपके पास वक्त नहीं है। 1 महीने के अंदर जैदी साहब आपने क्या करना, आपसे क्या होगा क्या? आईनी और कानूनी एतबार से भी जो आपके एडीपीज हैं और आपके जो काम के लिए जो फंड जारी हुए हैं, इस 1 महीने में तो उसकी कोई अहमियत बाकी नहीं रहती है। 5 एडीपीज आप दोनों ने कहाँ लगाए हैं? ये तो लगता है कि अपने ऊपर ही लगा लिए हैं, क्योंकि आपके हल्के में, आपके डिस्ट्रिक्ट में तो ये लगी हुई नजर नहीं आ रही है। नाज़रीन ये सवाल अपनी जगह बजा। साथ आगे बढ़ते हैं। नवाज खान नाजी साहब ने भी भरपूर एहतजाज किया
और उनका एहतजाज के ऊपर नाज़रीन हम ये नहीं कह सकते कि आज ग्रीन टूरिज्म के ऊपर एहतजाज कर लिया, आज लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, क्योंकि जब से असेंबली फ्लोर पर उनका हल्फ हुआ, वो तशरीफ फरमाए, हर छोटे से छोटे इशू, बड़े से बड़े इशू के ऊपर वो बोलते हुए नजर आए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए नजर आए। जो बाकी हमारे असेंबली मेंबरान करते हैं, मुनाफिकत का एक लिबादा ओढ़ लेते हैं और अब अंदरूनी तौर पर तो जाती मफादात के ऊपर काम करते हैं, बैरूनी तौर पर जस्ट जताने की कोशिश करते हैं और अवाम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हम अवाम के अलमबरदार हैं, हकूक के अलमबरदार हैं, सो हम उनके साथ खड़े हैं। तो ये नवाज खान नाजी साहब के अंदर ताहाल तो नहीं आया है और देखेंगे आगे के क्या मामलात होते हैं। और ये वाज़ेह करती चलूं कि नवाज खान नाजी साहब का जो एहतजाज है वो अपने ही लोगों के खिलाफ होता है। वो कहते हैं कि अगर इस हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है तो फिर ये हुकूमत कर क्या रही है यहाँ पर। ये अपनी तनख्वाहें अपने मुराद में उसके इजाफे के लिए बैठ जाते हैं, उसके हल के लिए बैठ जाते हैं, अवामी मफादात के लिए नहीं बैठते हैं। उनका एहतजाज अपने ही लोगों के अगेंस्ट देखने को मिलता है नाजरीन, और उनका एहतजाज अपने लोगों के लिए होता है कि जब अवाम को डिलीवर नहीं, वो उन्होंने किसी बिल के ऊपर उस तरह से दस्तखत नहीं, उनके मौजूद नहीं है नाज़रीन। चाहे हम लैंड रिफॉर्म्स बिल की बात करें और दीगर जो बिल आए हैं जो कि अवाम के मफादात के खिलाफ गए हैं, नवाज खान नाजी साहब भी उसके खिलाफ गए हैं। उनका वोट, उनके दस्तखत इन बिलों के ऊपर मौजूद नहीं है और अभी भी यही चीजें बरकरार हैं। और ये जो उछल कूद आप देख रहे हैं नाजी साहब का, इस पे भी इन्होंने यही एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि जब अपना घर साफ ना हो तो फिर आप किसी और के ऊपर क्यों ही कीचड़ उछाल रहे हैं। हम खुद ठीक नहीं है, हम में वो पावर और दम नहीं है कि हम गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें या फिर यहाँ से एक लीडर पैदा कर सकें जो कि यहाँ के अवाम के हकूक उनको दिला सके। जब इसके ऊपर नहीं है तो फिर बाकी ये बिल शिल लाने का मकसद क्या है, इसके ऊपर उनका एहतजाज, और वो एहतजाज उनका कामयाब भी हुआ। नाजरीन, अभी राजा शहबाज साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान कामयाब हुए हैं और उनकी कामयाबी ये रही है कि उन्होंने आखिरी एक महीने में गिलगित बल्तिस्तान के अवामी नुमाइंदे, सियासी नुमाइंदों की जो एक असली चेहरा होता है वो असलियत अवाम के सामने ले आए हैं। राजा शहबाज साहब की कामयाबी ये रही है कि उन्होंने साबित कर दिया है कि देखिए ये अपने मफादात के लिए सर जोड़ कर बैठ सकते हैं, लेकिन अवामी मफादात के लिए ये इनका गठजोड़ मुश्किल हमें लगता है। राजा शहबाज साहब ने ये बात साबित कर दिया है कि कौन अपने होते हैं, कौन पराये होते हैं। ये हमारे असेंबली फ्लोर के मेंबरान ने बता दिया है। कहाँ ऑपोजिशन लीडर मौजूदा हुकूमत को गालियां देते थे और आज वही ऑपोजिशन लीडर सीएम के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो एक एक्सपीरियंस है या वो कानून दान, चूंकि कानून को जानते हैं, उसके ऊपर उंगली खड़ी कर रहे हैं कि राजा शहबाज साहब को कानून का इल्म नहीं है, इनको इल्म है, जो कि पेशे के लिहाज से टीचर हैं और अभी इनको वजारत दी गई है और वजारत मिली भी कैसी है वो भी सबके सामने है और वो पॉइंट आउट कर रहे हैं राजा शहबाज साहब पर। तो राजा शहबाज साहब को कहीं ना कहीं बड़े क्रेडिट इस वक्त मिलते हैं और देखना अब ये है कि नाज़रीन ये एक महीने की मुद्दत ये क्या मौजूदा हुकूमत के अराकीन को मिल पाते हैं या फिर नहीं, और इसके बाद चूंकि निगरान सेटअप आ जाएगा और उसके बाद दोबारा से इंतखाबात का अमल शुरू हो जाएगा और इस इंतखाब में अवाम ने किसका इंतखाब करना है ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। क्या इन्हीं लोगों को जो कि पपिट बने रहे, जो कि खामोशी का रोजा रखे रखे इन्होंने 4-5 साल इन्होंने गुजार लिए और इनके अपने बैंक बैलेंस तो अच्छे खासे बना लिए, लेकिन अपने अपने हलकों में एक सड़क भी इन्होंने मुकम्मल अंदाज में मुकम्मल करके नहीं दिखाया। तो अब अवाम के लिए सवाल है कि आपका वोट किसको आपने देना है, वोट का हकदार कौन है और क्या ये वोट अब बिकेगा या फिर हकदार के हक में जाएगा। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।